हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ बेसिकली एक बीमारी है जिसमें बॉडी का ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ये जो एक्स्ट्रा शुगर है वो सारे सिस्टम्स को डैमेज करने लगता है। डायबिटीज़ ऑलमोस्ट तो एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को डैमेज करती है, जिसमें मेनली हार्ट है, किडनी है, आंखें हैं, ब्रेन है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। लेकिन डायबिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरों की बीमारी, जिसे डायबिटिक फुट बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट में पैरों की बीमारी बहुत माइल्ड से लेके बहुत सीवियर ग्रेड्स में भी हो सकती है और कभी कभी इतनी ख़राब सिचुएशन भी डेवलप हो जाती है कि एम्पुटेशन यानी पैरों को काटना भी पड़ता है। तो ये बीमारी के बारे में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड स्पेसिफिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो पाँव की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसको अर्ली हम डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादातर ये डायबिटीज़ जो है वो दो तरीके का होता है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि जो बचपन की एज में इंसुलिन बॉडी में कम बनता है उसकी वजह से होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर मिडिल एज के बाद होता है। ये डायबिटीज़ में ज़्यादातर बॉडी में इंसुलिन के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स यानी जहाँ पे उसे एक्ट करना होता है, काम करना होता है, वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ यंग पेशेंट में होता है, टाइप 2 उम्र दराज पेशेंट में होता है, मिडिल एज के बाद 35-40 एज के बाद चालू होता है। पर इसमें सिग्निफिकेंट ओवरलैप हो सकता है और कुछ केसेस में थोड़े से दूसरे तरह के डायबिटीज़ भी हो सकते हैं। उस बारे में हम आज ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। बेसिकली डायबिटिक फुट जो आज का हमारा टॉपिक है उस बारे में हम बात करेंगे। इसमें इसके होने का रीज़न ये है कि डायबिटीज़ में पाँव की जो नसें हैं यानी कि जो आर्टरीज और वेन्स है ये भी डायबिटीज़ में ख़राब हो जाती है और पाँव की जो नर्व्स हैं वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से दोनों ख़राब हो जाती है। इस वजह से पाँव का जो ब्लड सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और पाँव का नर्व सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर पाँव में कोई चोट वगैरह लग भी जाए तो पेशेंट को, क्योंकि नर्व फाइबर डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन के पास मैसेज नहीं पहुंचता और अगर सीवियर इंजरी भी हो जाए या वहाँ पे ब्लीडिंग भी चालू हो जाए तो कई बार ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन या प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि वेसल्स सब खराब हो जाती हैं, सारी नसें बंद हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो जो घाव है या जो वुंड है उसका हीलिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे प्रॉपर खुराक या प्रॉपर पोषण पहुँचे और जो हीलिंग से रिलेटेड सेल्स हैं वो अप्रोप्रिएट नंबर्स में, अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में वहाँ पे पहुँच सके। लेकिन ये सारी ही चीज़ें डायबिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में पाँव के अल्सर्स प्रॉपरली हील नहीं होते। कई पेशेंट्स में महीनों तक भी अल्सर पर रूज या स्कारिंग नहीं हो पाती और उसमें इन्फेक्शन होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है नॉन डायबिटिक पेशेंट में। जब वो एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाता है तो पाँव बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें गैंग्रीन वगैरह भी बन जाता है और कई बार पाँव को काटने की सिचुएशन भी आ जाती है, जो कि इस बीमारी का लास्ट स्टेज है। ज़्यादातर ये डायबिटिक फुट जो है बहुत अर्ली से बहुत लेट स्टेज तक का, यानी अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर लॉन्ग समय तक इसको नहीं ट्रीट किया जाए तो ये बिगड़ते ही जाता है। अगर अर्ली समय पर, सही समय पर इसको डिटेक्ट करके अप्रोप्रिएटली ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स को इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और एम्पुटेशन वगैरह का चांसेस कंपेरेटिवली कम हो सकता है। डायबिटिक फुट ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत सालों की डायबिटीज़ हो जाए तभी होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति को पहले 2 महीने या 6 महीने से डायबिटीज़ डायग्नोज हुई हो उसको डायबिटिक फुट डेवलप हो जाए। ज़्यादातर जिनको 10-15 साल या 20 साल की डायबिटीज़ हो जाए, ज़्यादातर उन केसेस में डायबिटिक फुट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये न्यूरोपैथी और वैस्कुलोपैथी जो नस का डैमेज होने का जो प्रोसेस है ये स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो कि होने में कई साल लगते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को ये डायबिटिक फुट या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होने में काफ़ी साल लगते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में यूजुअली इसके चांसेस कम रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस करे या प्रॉपर ध्यान ना रखे या शुगर्स बिल्कुल ही अनकंट्रोल चल रहे हों तो ये प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है। ज़्यादातर ये प्रोसेस में अगर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए और शुगर का अच्छे से कंट्रोल रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अच्छे से ध्यान रखा जाए, कोई और व्यसन या ऐसी कोई चीज़ ना हो, स्मोकिंग वगैरह पेशेंट ना करे तो इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है। हालांकि पूरी तरह इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। डायबिटिक पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे करके आते ही हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में। ऐसा नहीं है कि हर डायबिटिक व्यक्ति को डायबिटिक फुट डेवलप हो ही जाता है। कंपेरेटिवली इसका चांस
लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ जिनको है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनको है उनको ज़्यादा होने का इसका चांस ज़्यादा रहता है। हाथ को भी ये थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, पर ज़्यादातर पाँव को ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाथ में कंपेरेटिवली क्योंकि व्यक्ति का ध्यान भी ज़्यादा जाता है और केयर भी कंपेरेटिवली थोड़ी बेटर होती है, तो इसलिए कंपेरेटिवली डायबिटिक डिजीज़ की वजह से हैंड्स में प्रॉब्लम होने का चांस कम होता है, हालांकि ज़ीरो नहीं होता। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डायबिटिक फुट को कम कैसे करना है, इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से इसका चांसेस को कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेक करते रहने, फुट को बार बार आप चेक करिए। इसके लिए आप रोज़ अपने पाँव को प्रॉपर्ली एग्जामिन कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी अपने पाँव को एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और कई बार पाँव की निचली सतह में कोई डैमेज या अल्सर तो नहीं हुआ है वो देखने के लिए आप एक मिरर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको पाँव के पीछे रख के आप पाँव को एग्जामिन कर सकते हैं। पाँव के नाखूनों के बीच में, उंगलियों के बीच में भी अगर कोई डैमेज हुआ है कि नहीं उसको भी प्रॉपर रिमूव करके अच्छी तरह से देखना चाहिए। बहुत टाइट जूते नहीं पहनने चाहिए, बहुत टाइट शूज़ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत टाइट जूते अगर हम पहने और पाँव में क्योंकि पेन सेंसेशन नहीं होता तो व्यक्ति को पता नहीं चलता और पाँव की सतह पूरी तरह डैमेज या घाव हो जाता है, और फिर जब हम एक्चुअल में उसको देखते हैं तब बहुत लेट हो जाता है। यूजली पाँव के इवैल्यूएशन के लिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट को, जिनको भी आप दिखाते हैं, उनको रेगुलरली दिखाते रहें, और कुछ फुट केयर स्पेशलिस्ट यानी पोडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार दिखाना चाहिए। यूजली अगर पाँव की सतह आपकी स्किन क्रैक हो गई है या उसमें कोई डैमेज हो गया या स्किन आपकी ज़्यादा ड्राई हो रही है तो उसके लिए आपको स्किन के स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर कंट्रोल। बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अगर आपका पाँव में रहेगा तो कंपेरेटिवली उसका डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अपने फुट को वार्म रखना है, ड्राई रखना है, वेट भी नहीं, ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, और बहुत गर्म या ठंडा उसको नहीं रखना है। नॉर्मली जब आप नहाए भी तो उसको नहाए पानी या थोड़ा सा गर्म पानी के साथ में ही आपको स्नान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेने से भी वो नर्व फाइबर्स और पाँव की सतह को डैमेज कर सकता है। ज़्यादातर जब भी आप पानी गर्म या ठंडा है उसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले हाथ से ही उसको टेस्ट कीजिए, उसका टेम्परेचर सेंसेशन देख के ही उसको पाँव पे यूज़ कीजिए। कई लोग पाँव से चेक करते हैं और उसमें अगर प्रॉपरली ब्रेन को मैसेज नहीं मिला तो ये गर्म ठंडा भी कई बार पाँव से मैसेज ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुंच पाता न्यूरोपैथी की वजह से। तो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी अपने नहाते समय यूज़ किया तो उसमें डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। यूजली पाँव में कोई हॉट वाटर बॉटल्स या हीटिंग पैड्स वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर में नंगे पाँव वगैरह ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। जैसे बर्फ़ की सतह पर आप चल रहे हैं या बहुत गर्म सतह पर आप बगैर चप्पल के चल रहे हैं तो उसमें डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे फुट केयर के बारे में। फुट केयर के लिए आप जब भी आप नाखून काट रहे हो तो आपको ज़्यादा सावधान या ज़्यादा जेंटल होने की ज़रूरत है। जो नाखून आप निकाल रहे हैं तो काफ़ी जेंटली निकालिए, उसको आप जोर से खींच के निकालने की कोशिश मत कीजिए, उसको काफ़ी जेंटली नेल कटर से ही निकालने का कोशिश करना चाहिए। पाँव के नाखून को बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनग्रोइंग टोनेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नाखून अंदर की तरफ थोड़े बढ़ने लग जाते हैं जिससे भी कई बार बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो नाखून को छोटा काटना, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। यूजली पाँव को में प्रॉपर मॉइस्चराइजर रखना चाहिए ताकि फुट बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। अपने पाँव को प्रॉपरली डेली वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए, और उसमें यूजली माइल्ड सोप यूज़ करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्ड सोप जिसे बोलते हैं वैसा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाँव की स्किन को वो डैमेज कर सकता है। एक छोटा सा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, यानी आलती पालती मार के या पाँव को एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड करके ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। उससे भी कभी कभी पाँव को थोड़ा डैमेज हो सकता है। अगर पाँव को इंजरी हो तो या कोई कॉर्न या कैलस हो जाए तो उसको अपने आप से खींचने या तोड़ने या ट्रिम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पाँव में अगर ब्लिस्टर हो जाए तो उसको फोड़ने की या उससे उनका जो डिस्चार्ज है उसको निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर इंजरी हो जाए तो उसमें हमेशा माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस ही यूज़ करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। हर हालत में इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को रोकना है, उसके लिए भले आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़े या क्रीम्स वगैरह यूज़ करना पड़े, वो तुरंत करना चाहिए। एक बार अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया और ज़्यादा डीप चला गया तो फिर कई बार उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। इंजरी वगैरह अगर आपको जब भी हो तो उसको खुद से मैनेज करने की कोशिश मत करिए, उसको ज़्यादातर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को या पोडियाट्रिस्ट को ही दिखाइए, तो वो आपका स्पेशल ध्यान रखेंगे। अदरवाइज इंजरी को कई बार लोग घर पे मैनेज करने की या सेल्फ खुद से सर्जरी करने की उसकी कोशिश करते हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज भी बढ़ सकता है। यूजली अगर आपको कोई भी इंजरी हो रही है तो उसके आसपास के एरिया को आप पेन से या मार्कर से मार्क कर दीजिए,
ताकि वो साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या उसका प्रॉपर डेली फोटोग्राफ लेके रखिए ताकि आप साइज़ को कंपेयर कर सकें। कई बार क्या आप बार बार उसको देखते हैं तो डे टू डे कितना वेरिएशन आ रहा है, वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपको पता नहीं चलता। तो सबसे आसान तरीका ये है कि डेली उसका एक फ़ोटो खींच के रखिए और उसको बैक डेट पे कंपेयर आप कर सकते हैं, या डेली उसको एक मार्कर से आप मार्क भी कर सकते हैं कि कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। यूजली जूते और मोजे के बारे में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा क्लीन जूते या मोजे ही पहनने चाहिए। सॉक्स भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। रात को सोते समय आप सॉक्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर बहुत टाइट सॉक्स या इलास्टिक सॉक्स या बहुत थिक सॉक्स नहीं रखना चाहिए। जब भी आप जूते पहने तो अपने जूते को प्रॉपरली शेक करके हिला के उसमें कोई कचरा या कोई पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है वो अच्छे से देख के चेक करके तभी जूतों को पहने। और हाई हील्स पहनना अवॉइड कीजिए। हाई हील्स पहनने से पाँव की सतह को थोड़ा डैमेज होता है, तो इसको अवॉइड करिए। नंगे पाँव ज़्यादा मत चलिए और पाँव में इंजरी को हर हालत में मैनेज करिए। इसके अलावा बाकी जनरल टिप्स ये है कि डायबिटीज़ रिलेटेड आपको कंट्रोल अच्छा करना है, एक्सरसाइज करना है, फिट रहने की कोशिश करनी है, बीपी को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को हर हालत में अवॉइड करना है क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड भी कई बार पाँव में डैमेज हो सकता है, तो उसको हर हालत में अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और साथ में B12 और D3 का डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे भी कभी कभार न्यूरोपैथी बढ़ती है। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो उसमें सिम्टम्स में ज़्यादातर लोग को पाँव में झुंझुनी होना, जलन होना, चप्पल फिसल जाती है, पाँव में पहन नहीं पाते हैं, पाँव में पैरेस्थीसियाज होते हैं, सुन पड़ने लगता है, पेन होने लगता है, इस तरह के सिम्टम्स कई बार होते हैं। अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो उसके लिए न्यूरल विटामिन वगैरह लेने से ज़्यादातर केस में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा और एक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करके टेस्ट होता है, वो करते हैं वो, तो उससे आपके अगर आपको न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है तो वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको न्यूरल विटामिन वगैरह लेने की ज़रूरत है, B12 और D3 के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। कंडक्शन सप्रेस करने के लिए कुछ दवाई आती है जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन है या प्रीगैबलिन है, उनको यूज़ कर सकते हैं। और नर्व्स को रीजनरेट करवाने में हेल्प करने के लिए अल्फा लिपोइक एसिड और गामा लिनोनिक एसिड जैसे एजेंट्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वेसल्स या आर्टरी वेन्स भी डायबिटीज़ में ख़राब हो जाती है जिसको डायबिटिक वैस्कुलरपैथी बोलते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर इसमें आपको चलने फिरने पर पाँव में दर्द होना, खासकर काफ रीजन में आपको पेन होना ज़्यादा महसूस होता है, चलने फिरने पर पेन बढ़ जाता है और पाँव में कई बार अल्सर्स वगैरह भी होने लगते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही हैं या पाँव के बाल लॉस हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको वैस्कुलरपैथी के लिए चेक करना चाहिए। अगर ऐसा आपको हो रहा है तो डॉपलर टेस्ट करके यानी पाँव की सोनोग्राफी करके आप इनको डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका रिस्क फैक्टर में ज़्यादातर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, बीपी अनकंट्रोल्ड हो या स्मोकिंग हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनको होते हैं वो वैस्कुलरपैथी उनको ज़्यादा मिलती है। इसके कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादातर लोग को पाँव में चलने में दर्द होना, कभी कभी पाँव में इन्फेक्शन हो जाना, पाँव में ब्लड बिल्कुल बंद हो जाए तो किसी किसी को गैंग्रीन हो जाता है, पाँव सड़ भी जाता है। अर्ली स्टेजेस में किसी को डायबिटिक अल्सर हो सकते हैं, डायबिटिक फुट डेवलप हो सकता है और बहुत लेट स्टेज में बहुत अनकंट्रोल अगर चले तो उनको एम्प्यूटेशन यानी पाँव काटने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा ब्लड को प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट करने के लिए ब्लड के पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए एक पेंटॉक्सीफाइलिन और एक सिलास्टोसोल करके ये 2 एजेंट्स आते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो कभी कभी एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करके इनको खोला भी जा सकता है, पर कंपैरेटिवली इनका सक्सेस रेशियो थोड़ा कम है, इसमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितना हार्ट की नलियों में एंजियोप्लास्टी के आते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर पाँव की नसी बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए तो ओपन सर्जरी करके बड़ी नली से एक ग्राफ्ट क्रिएट किया जा सकता है जिसको एओर्टो फीमोरल बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये करने से भी कई बार पाँव की नस का ब्लड सप्लाई को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे नहीं आते हैं। हार्ट के बाईपास के कंपैरिजन में इसमें ग्राफ्ट्स का रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे ये टॉपिक कॉमन व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ बहुत लोग को होती है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है, ऑलमोस्ट 10 से 15% ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन में डायबिटीज़ होता है। लेकिन डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता, और स्पेशली पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम लोग को ही पता होता है कि किस तरह से उनका ध्यान रखना है। ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों का जो चीज़ हमने बात करी, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत सारे बड़े कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्पेशली ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादातर हम कंसल्टेंट्स वगैरह के पास जब भी जाते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं
तो पाँव क्या या पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, और अगर उसमें कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो हम कंसल्टेंट्स को कई बार बताने में चूक जाते हैं। जब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब हम जाके कंसल्टेंट के पास उसको दिखाते हैं, और उस टाइम तक प्रॉब्लम बहुत बढ़ भी जाती है। सेकेंडली, ये फुट केयर स्पेशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यानी पोडियाट्रिस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में कंपेरेटिवली अनकॉमन है। तो ज़्यादातर क्लिनिक्स में स्पेशलिस्ट पोडियाट्रिस्ट या फुट केयर स्पेशलिस्ट होते नहीं हैं, तो इसलिए कई बार ये पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिस भी हो जाती हैं। तो अगर आप खुद अपने पाँव का ध्यान रखेंगे और खुद डायबिटीज़ रिलेटेड फुट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए आप प्रिकॉशन रखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। और बहुत सारे सीवियर डिजीज़ यानी बहुत सारे लास्ट स्टेज में जहाँ पाँव काटने की सिचुएशन वगैरह डेवलप हो जाती है, उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं।